अच्छी और सच्ची खबर की शुरुआत सबसे पहले बात रोशनी के पर्व दीपावली की करेंगे। अब से कुछ ही दिन बाद ये पर्व मनाया जाने वाला है, लेकिन इसकी तारीख को लेकर अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है, ये दूर नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि तिथि जिसके मुताबिक हिंदू पर्व के विधान होते हैं और उस हिसाब से हम हिंदू पर्व मनाते हैं। इस बार कार्तिक अमावस्या 2 दिन है और इसी महीने की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाना है, इसीलिए तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर काफी मंथन हुआ है, लेकिन अभी तक एक ही दिन दिवाली मनाने को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिससे ऐसा लग रहा है कि पर्व भी अलग अलग जगहों पर 2 दिन मनाया जाने वाला है। हालांकि जानकार इसको लेकर क्या कहते हैं और किस तारीख को दिवाली मनाई जानी चाहिए, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दीपों का त्योहार दिवाली मनाने की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। लोग घरों की साफ सफाई करने में जुट गए हैं, बाजार भी सज चुके हैं। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इसके साथ ही धन के देवता कुबेर देव की आराधना की परंपरा भी है। मान्यता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। दिवाली का पर्व हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पड़ रही है। इसलिए इस बार दीपावली का पर्व मनाने की सही तारीख को लेकर दुविधा उत्पन्न हो गई है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और इसका समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। इसलिए कहीं 31 अक्टूबर को तो कहीं 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कही जा रही है। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने को लेकर ये तर्क दिया जा रहा है, दीपोत्सव रात में ही मनाया जाता है और अमावस्या तिथि के अनुसार इसकी रात तो 31 अक्टूबर को ही मिल रही है, इसलिए 31 अक्टूबर को ही दिवाली का त्योहार मनाना सही है। दीपावली का जो समय हो तिथि है वह 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को होगा और इस दिन जो पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें आप पूजन कर सकते हैं, साथ में घर में दीप दान कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, वह समय होगा वृष लग्न 6:11 प्रदोष काल से लेकर 8 बजे तक जो श्रेष्ठ मुहूर्त है और उसके बाद 5:22 से लेकर 8 बजे तक शुभ चौघड़ियां भी प्राप्त हो रही हैं, तो यह एक बहुत उत्तम समय है। प्रदोष काल में पूजन शुभ माना जाता है, जो कि अगले दिन यानी 1 नवंबर को नहीं मिल रहा है। 1 नवंबर की शाम को प्रतिपदा तिथि हो जाएगी, जिसमें दीपदान और लक्ष्मी पूजा नहीं की जाती है। इसलिए धर्म के कई जानकार 31 अक्टूबर को ही दीपावली का त्योहार मनाने को सही बता रहे हैं, लेकिन 1 नवंबर को दीपावली मनाने के पक्ष में उदया तिथि का तर्क दिया जा रहा है। दीपावली की बात करते हैं। मेरी दृष्टि से 1 तारीख को दीपावली मनाया जाना चाहिए और दीपावली में क्योंकि प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा 5:35 से लेकर के 8:14 रात्रि तक प्रदोष काल व्याप्त रहेगा, लेकिन कुछ समय रोग की चौघड़ियां होने के कारण रात्रि को 7:14 से लेकर के और 8:14 तक अगर मनाया जाएगा, दीपावली में रात्रि में घर में पूजन किया जाए, वो सबसे शानदार होगा। 7:14 से लेकर के 8:14 का जो समय सायंकाल का है, इस समय सबसे बेहतरीन है घर की पूजा के लिए। बहुत मंथन के बाद भी इसको लेकर अभी एक राय नहीं बन पाई है कि दिवाली कब मनाई जाए, और इसकी सबसे बड़ी वजह है तिथि। सनातनी परंपरा के हिसाब से तिथियों का महत्व बहुत ज्यादा है और उसी हिसाब से पर्व त्योहार से लेकर सभी शुभ कार्य संपन्न होते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को ही भगवान श्री राम रावण का वध करके और 14 वर्ष का वनवास काटकर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उस वक्त लोगों ने उनके लौटने की खुशी में पूरी नगरी को दियों से रोशन किया था और तभी से इस दिवाली त्योहार की परंपरा शुरू हुई और ये रोशनी का पर्व बन गया। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज के साथ। धनतेरस का त्योहार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार प्रदोष काल में त्रयोदशी होने के चलते धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाना सही बताया जा रहा है।
हालांकि धनतेरस की तिथि को लेकर भी कुछ संशय है। कुछ जानकार 30 अक्टूबर को इस त्योहार को मनाए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन अधिकतर जगह 29 अक्टूबर को धनतेरस, 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली और 31 अक्टूबर को बड़ी दिवाली मनाए जाने की बात सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से दिवाली की तारीख को लेकर जो संशय बना हुआ है, उसको लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म संकाय में ज्योतिष विभाग समेत संकाय के दूसरे विभागों के विद्वानों की भी बैठक हुई और सबने मिलकर दिवाली की तारीख को लेकर मंथन भी किया। उसके बाद ही बैठक में 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके पीछे गणितीय मानों और धर्मशास्त्री वचनों को आधार बनाया गया है और फिर दृश्य और पारंपरिक दोनों मतों से 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना तय किया गया है। तो आइए जानते हैं दिवाली की तारीख को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वानों का क्या कहना है। ज्योतिष प्रकोष्ठ के सभी विद्वानों ने काशी के सभी पंचांगकारों को बुला करके और सभी विद्वानों की सहमति से निर्णय लिया गया है कि दीपावली का ये पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन जो अमावस्या है वो प्रदोष व्यापनी है और अर्धरात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या को दीपावली में लेने का हमारे सभी शास्त्रों में विधान है। इसलिए दीपावली का पर्व अर्धरात्रि व्यापनी प्रदोष व्यापनी अमावस्या 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए ये महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। काशी के सभी पंचांगों में एक मत हो गया है और अब हम लोग बाहर के पंचांगकार बंधुओं से भी हम लोग सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सबको आहूत करेंगे अग्रिम दिवसों में और सबको बुला करके और एक मत हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही प्रदोष काल से पहले अमावस्या 31 तारीख को प्रारंभ हो जा रही है, पूरी रात मिल रही है, तो विवाद का आवश्यकता ही नहीं है। 31 तारीख को प्रदोष से लेकर अर्धरात्रि के पूरी रात्रि तक अमावस्या है, इसलिए यहाँ कोई विवाद नहीं है। अब विवाद उसमें पैदा किया गया कि थोड़ा सा प्रदोष स्पर्श कर रही है दूसरे दिन अमावस्या को, तो उस दिन लोगों ने मनाने के निर्णय कर लिया है कुछ क्षेत्रों में, जो हम लोगों की दृष्टि से उचित नहीं है। तो दिवाली के लिए कौन सी तारीख सही है, इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन दिवाली मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाजार सज गए हैं, खरीदारी खूब हो रही है। देखिए दिल्ली के चांदनी चौक से हमारे संवाददाता मनीषा लड्डा की रिपोर्ट। इस वक्त हम आपको लेकर आ गए हैं चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में और आप देख सकते हैं कि बाजार जो है इस वक्त दिवाली के सामानों से बिल्कुल जो है भर चुके हैं। हर तरफ अगर मैं आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूं तो आप देखोगे कि किस तरीके से रंग बिरंगे झालर जो है आपको नजर आएंगे, लटकन जो है दरवाजों में आपको वो नजर आएगी। हर कोई जो है इस वक्त शॉपिंग कर रहा है। तमाम वेराइटीज जो है आप देख सकते हैं हर एक तरीके से, चाहे वो प्लास्टिक के इस तरीके के फूल हो या फिर आपको इस तरीके के मतलब लटकन वाले जो जिसमें घंटियां बनी हुई, मतलब तरह तरह की वैरायटी जो है आपको मिल जाएगी और काफी ज्यादा किफायती दामों पर आपको यहाँ पे मिलेगी। हालांकि यहाँ पे आपको 150, 100 सबके बजट के अकॉर्डिंग जो है चीजें मिलेगी। क्या कुछ लेने आए हो? घर के सामान लेने निकल गए हो आप बड़ा सा थैला लेकर? जी। क्या कुछ लेने का इरादा है आज? वो सामान ले रहे हैं। पटाखों की बात हो तो बच्चों के लिए जो है यहाँ पे पटाखे है। हालांकि ये वो पटाखे नहीं है जिससे ज्यादा प्रदूषण फैले। दिवाली के समय आप अपने घरों के लिए लाइट्स और झूमर लेना चाहते हैं तो चांदनी चौक में स्थित ये मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी अलग वैरायटी है आपको इस मार्केट में नजर आ जाएगी। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक में स्थित भगीरथ पैलेस मार्केट में और ये मार्केट दिन के समय भी आपको जगमगाती हुई चमचमाती हुई नजर आ रही है। चारों ओर की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रंग बिरंगी लाइट से नजर आएगी, जगमगाती हुई इस वक्त जलती हुई। अलग अलग तरीके के आपको लैंप्स नजर आने वाले। झूमर या लाइट्स चाहिए घर की सजावट के लिए तो ये मार्केट सबसे पुरानी मार्केट और सबसे ज्यादा किफायती दामों में जो है चीजें यहाँ पर मिलती है और रश आपको बता रहा है कि लोग जमकर इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली में दिवाली के बाजार में एक से बढ़कर एक आइटम्स मौजूद हैं। तो लखनऊ की अगर बात करें तो मिट्टी के सामानों की भरमार है वहां पर। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति से लेकर सजावट के अलग अलग सामान बहुत ही खूबसूरत मिट्टी से तैयार किए गए हैं। दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई है और दिवाली की शॉपिंग में सबसे खास चीज होती है घर की सजावट के लिए सामान। इस बार
वोकल फॉर लोकल का मंत्र एक बार फिर हम बाजार में देख सकते हैं और उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि मिट्टी के दिए, दियाली और जो तरह तरह का सजावटी सामान है वो यहाँ पर है। लखनऊ में माटीकला बोर्ड ने इस खास बाजार को यहाँ पर लगाया है जिसमें लोगों को यहाँ मिट्टी के सामान खरीदने का मौका मिलेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तरह तरह के सजावटी सामान है, गणपति से लेकर के दियाली, दिए और यहाँ तक कि स्टैंड भी, और जिस तरह से आजकल फ्लोटिंग कैंडल्स के लिए स्टैंड्स होते हैं वो भी यहाँ पर दिखाई पड़े। लोग खरीद भी रहे हैं। तो पूछते हैं ये आपके हाथ में जो हम देख रहे हैं दीपक जलाने का, तो दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई है? शुरू हो गई, दीपावली की शॉपिंग आज से ही शुरू हुई है। ये क्या हम आपके हाथ में देख रहे हैं? फ्लावर पार्ट टाइप की चीज है डेकोरेशन के लिए दीपावली में, और प्लस एक ये दिए का है, तो इसको जैसे घर के गेट के पिलर पे रख के हवा से भी रुका रहेगा, दीपक देर तक जलता रहेगा, दीपावली में रौनक रहेगी। सब लोग इसका खरीदारी करते हैं और हर इस शुभ भी माना जाता है मिट्टी के सामान रखने में, त्योहार के दिन पे, वैसे भी सजाने में, और अच्छे भी लगते हैं। यहाँ पर खासतौर पर जो दिवाली के लिए लगाया गया है बाजार, यहाँ पर माटीकला बोर्ड ने लगाया है जिसमें मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें लोग इसकी शॉपिंग कर रहे हैं अपने घर को सजाने के लिए और दिवाली को रोशन करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। अब बात करते हैं दिल्ली में बहने वाली यमुना की, जो आजकल फिर से सुर्खियों में है क्योंकि कुछ साल से आस्था के महापर्व छठ त्योहार से ठीक पहले यमुना की दशा पर ध्यान चला ही जाता है। एक बार फिर से यमुना में सफेद झाग की मोटी परत नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस देखने के बाद हर कोई अब ये कह रहा है और सवाल भी पूछ रहा है कि यमुना में झाग या फिर झाग में यमुना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर झाग भरी यमुना में कैसे मनेगा छठ का महापर्व। छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा करने वाले लोग इसमें डुबकी कैसे लगाएंगे। निर्मल यमुना, अविरल यमुना की सारी अवधारणा दिल्ली में आकर खत्म हो जाती है। दिल्ली के कालिंदी कुंज से होकर बह रही यमुना की धारा अपनी हकीकत बयां कर रही है। नदी के जल में जहरीले झाग की मोटी परत दिख रही है। यमुना की ये दुर्दशा ऐसे वक्त है जब आस्था के महापर्व छठ पूजा में 15 दिनों का ही वक्त रह गया है। छठ आते ही दिल्ली वालों को यमुना की याद आती है और वो पहुंच जाते हैं यमुना के किनारे पर। हालांकि अभी हम एक नाव में सवार हैं, यमुना के बीचों बीच में है और आपको चारों तरफ यमुना का इस वक्त क्या हाल है, वो हाल या यूं कहें कि बदहाल यमुना हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि पानी का रंग तो कैसा है वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें झाग कितना है, गंदगी कितनी है, पोल्यूशन कितना है, उसकी तस्वीरें आपको यमुना में चारों तरफ दिखाई पड़ जाएंगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आने वाले लगभग 10 से 12 दिनों बाद इसी पानी में खड़े होकर तमाम पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ देना है, छठ मैया को यहीं से प्रणाम करना है। 5 नवंबर को नहाए खाए से छठ की शुरुआत हो जाएगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं, जो 7 नवंबर को शाम और 8 नवंबर को सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए यमुना के जल में उतरेंगे, जिसमें अब सफेद झाग की परत नजर आ रही है। ऐसे में जहरीले पानी में नहाने से व्रतियों को कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसको देखते हुए आखिरी वक्त में कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, जिनमें कालिंदी कुंज बैराज के पास कूड़े या गंदगी को रोकने के लिए जाल लगाना तक शामिल है। हालांकि पूरे साल यमुना की बात शायद ही कभी होती हो, सिर्फ छठ के पहले ही हम ये सारी बातें करने बैठते हैं, लेकिन हालात आप देखिए बद से बदतर हर साल होते जा रहे हैं। एक बार फिर से प्रशासन तमाम दावे कर रहा है, कहा यह जा रहा है कि आज से यहाँ पर तमाम तरह की जो चीजें हैं वो शुरू हो जाएंगी। आप देखिए वहाँ बैराज के नीचे एक हरे रंग का जाल लगाया गया है, अगर वहां तो नजर हमारे कैमरे की जा पाए। इस जाल का मकसद ये है कि जो अब जो गंदगी है कम से कम वो आने वाले दिनों में यमुना में यहाँ तक ना पहुंचे, ताकि उस गंदगी के जरिए ऐसे हालात ना बने। प्रशासन ये भी दावे कर रहा है कि इस जाल को लगाने के साथ साथ कई सारी बोट्स आज से यमुना में उतारी जाएंगी, जिनके जरिए इसकी सफाई की जाएगी। केमिकल जो वो हर साल छठ के वक्त यमुना में मिलाते हैं, जो कि इस झाग को खत्म करता है, उस केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। दिल्ली में यमुना के मार्ग के आसपास बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से
वेस्ट के तौर पर निकलने वाला केमिकल यमुना के जल में सीधे मिल जाता है। इसके अलावा शहर के कई बड़े नालों से आने वाला गंदा पानी भी बगैर फिल्टर हुए यमुना में गिरता है, जिसकी वजह से यमुना के पानी का रंग काला रहता है और उसमें वक्त वक्त पर झाग भी बन जाते हैं। हम इसके बारे में चर्चा तभी करते हैं जब फ्रॉथ बढ़ जाता है। सच्चाई ये है कि पूरे साल जो है यमुना प्रदूषित रहती है। यमुना का पानी जो है वो ई क्लास है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ इंडस्ट्रियल कूलिंग के लायक है, वो जानवरों के नहाने के लायक नहीं है। और वही जो है हमारे दिल्ली का या दिल्ली के डाउनस्ट्रीम में लोगों का पीने का पानी बनता है। इसके सोर्सेस ज्ञात है, सरकार को भी ज्ञात है, क्योंकि ये म्यूनिसिपल वेस्ट जो 17 नाले हैं जो कैरी करते हैं, लगभग 3500 मिलीलीटर वेस्ट वाटर जो है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो है वो नदी के अंदर हर रोज जाता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जिनको साफ पानी जो है ट्रीट करके, जिसको कहते हैं हम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बाद का पानी डालना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं, म्युनिसिपल पोल्यूटेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये सारे कारण हैं जो नोन सोर्सेस हैं, वर्षों से नोन सोर्सेस है, जिसके कारण यमुना की स्थिति इतनी भयावह है। पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों का साफ कहना है कि यमुना नदी के इस हाल के लिए 80% तक दिल्ली ही जिम्मेदार है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना का पानी किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए खतरनाक है। कुछ हफ्तों बाद छठ पूजा होने वाला है और लाखों श्रद्धालु इसमें स्नान करेंगे। जिस नदी का पानी कंप्लीटली टॉक्सिक है, उसमें हम अगर लोगों को सब्जेक्ट कर रहे हैं एक पोल्यूटेड रिवर में बेद करने के लिए, नहाने के लिए, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फ्रॉथ तभी होता है जबकि बहुत सारे डिटर्जेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे मेटल्स, इन सब चीजों का कंकॉक्शन, क्योंकि सब कुछ जो है एक ही नदी में बिना ट्रीटमेंट के डाला जाता है। तो हम पेंट इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, हम डिटर्जेंट्स जो म्युनिसिपल वेस्ट से हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा आता है वेस्ट के फॉर्म में, सीवेज के फॉर्म में, उन सबों का मिश्रण, उन सबों का कंकॉक्शन जो है वो झाग पैदा करता है। और झाग जो है वो कोई हेल्दी झाग नहीं है, ये एक टॉक्सिक झाग है, क्योंकि काला पानी है, स्मेल है, मेथेन है। मतलब विश्व के सबसे प्रदूषित नदियों में यमुना की गिनती होती है। और ये सच्चाई और ये तथ्य जो है सरकार को अनेक वर्षों से मालूम है, लेकिन कोई ठोस कदम इसके ऊपर नहीं उठाया जाता है। साल 2015 में दिल्ली सरकार के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने 5 साल के अंदर यमुना को पूरी तरह साफ करने का वादा किया था। 9 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक यमुना साफ नहीं हो पाई, जबकि 6000 करोड़ से ज्यादा की रकम पर क्लीन यमुना अभियान पर खर्च किए जा चुके हैं। इसके बाद भी यमुना का पानी काला और जहरीले झाग वाला है, जो आस्था का महापर्व छठ पूजा से पहले हर बार ज्यादा सुर्खियां बटोर लेता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़ी एक गुड न्यूज, जिससे भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को कम होने के तौर पर देखा जा सकता है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों देशों के बीच एक नई सहमति बन गई है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई हफ्तों की बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील इलाकों में फिर से पेट्रोलिंग और डिसएंगेजमेंट यानी कि विवादित क्षेत्र से सैनिकों की वापसी पर सहमति बन गई है। भारत और चीन के इस समझौते का मकसद पिछले 4 साल से चल रहे सीमा विवाद और तनाव को कम करना है। भारत और चीन के बीच ये सहमति ऐसे वक्त में बनी है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल कजान के लिए रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स देशों के लिए भारत जैसा सहयोगी बहुत अहमियत रखता है। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. अब आपको ये भी बता देते कि ये विवाद क्या था और क्यों इस वजह से दोनों देशों में तल्खी आई थी। दरअसल ये वाकया साल 2020 का है। 15-16 जून के दरमियान रात को चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट
15 तक कदम बढ़ाकर आगे तक आ गए थे, जिसकी वजह से भारत और चीन की सेना आमने सामने हो गई थी। इस दौरान इंडियन आर्मी की 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों को आईना दिखा दिया। इस हिंसक सैन्य झड़प में हमारे एक सैन्य अधिकारी समेत 20 जवानों को हमारी सरहदी सुरक्षा के लिए बलिदान देना पड़ा था। करीब दोगुनी संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों के बारे में कभी भी आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण होने लगे। इस दौरान कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिए कोई सहमति नहीं बन पाई। हालांकि ब्रिक्स समिट से पहले दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते से 4 साल पुराने तनाव को कम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील इलाकों में फिर से पेट्रोलिंग और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अगर हम आपको बताएं इन अलग अलग पॉइंट्स के नामों के बारे में, तो पैंगोंगसो के नॉर्थ और साउथ बैंक से 2021 में डिसएंगेजमेंट हो गया था। उसके अलावा हॉट स्प्रिंग और गोगरा, इन बिंदुओं पर भी डिसएंगेजमेंट हो गया था, यानी दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटी। लेकिन जो 2 ट्रेडिशनल फ्रिक्शन पॉइंट भारत और चीन के बीच रहे हैं, उनमें से एक है डेप्सांग प्लेन और दूसरा है डेमचोक। यहां पर तनाव बरकरार था और यहां पर पेट्रोलिंग भी नहीं हो पा रही थी। भारत और चीन अब कई दौर की बातचीत के बाद इस अग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं कि ये पेट्रोलिंग दोबारा शुरू की जा सकेगी और डिसएंगेजमेंट भी हो सकेगा। फॉरेन मिनिस्ट्री के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि कई दिनों से दोनों ही देशों के बीच में डिप्लोमैटिक लेवल के साथ साथ सेना के स्तर पर भी बातचीत की जा रही थी और इन बातचीत के दौरान इस बात पर जोर डाला जा रहा था कि 2020 से पहले जहां पेट्रोलिंग हुआ करती थी, जो रुक गई थी गलवान में हुए संघर्ष के बाद, जिसमें भारत ने 20 जवानों की जान खोई थी और चाइना ने 40 से ज्यादा जवान अपने गंवाए थे, उस विवाद के बाद से जहां जहां तनाव बढ़ा, फ्रिक्शन पॉइंट्स बने, पेट्रोलिंग रुकी, वहां पर तनाव को कम करने के लिए कोशिश की जा रही थी। और अब तमाम दौर की इन बातचीत के बाद ये तय किया गया है कि जहां पर बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, जहां पर पेट्रोलिंग नहीं की जा रही थी, वहां पर एक बार फिर से पेट्रोलिंग शुरू हो। तो ये कंफर्मेशन विदेश सचिव की तरफ से आया है और उन्होंने ये भी कहा कि इस पेट्रोलिंग की शुरुआत के साथ ही डिसएंगेजमेंट की शुरुआत होगी, यानी कि दोनों देशों की सेनाएं इन फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हट सकेंगी। तो माना यह जा रहा है कि डेमचोक और डेप्सांग प्लेन का इलाका, जहां पर ये फ्रिक्शन पॉइंट्स तमाम सालों से बने हुए हैं, यहां पर भी डिसएंगेजमेंट शुरू हो सकेगा और दोनों देशों के बीच में एलएसी पर तनाव कम होगा। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।